म्यूज़िक से जुड़े हुए लोगों को नहीं पता होता है कि इसका करियर क्या होगा। मेरे अब्बू चाहते थे कि मैं सीएसएस करूं और मैंने भी यही बोला, दे रहा हूं एग्ज़ाम। वो एग्ज़ाम की बजाय मैंने गाना रिलीज़ कर दिया। लेकिन मैंने उनको तसल्ली दी, स्पेशली पंजाब में कोई बंदा अगर ये काम शुरू करे तो वो लोग हंसते हैं पहले, यार ये क्या काम शुरू कर लिया। 96% जो मेरी ऑडियंस है वो इंडिया से है, 4% जो है वो पाकिस्तान से है। बॉलीवुड एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है और सिंगर हमारे वहाँ पे जाके स्टार बनते हैं। राहत साहब को देखें, आतिफ असलम को देखें। अगर बॉलीवुड हटा लिया जाए फिर तो बड़ा मुश्किल था उस लेवल पे जाना जिस लेवल पे वो हैं। कि लाहौर का तो एक टाउन इतना खूबसूरत है, जो इम्पैक्ट कराची वालों के दिमाग में होता है ना लाहौर के लिए, वो अलग है। कराची एक बहुत बड़ा शहर है, बहुत सारे ब्रांड्स में, बहुत सारे एड्स में मेरे कंटेंट को उन्होंने ऐसे कर दिया। पीएसएल एंथम कैसा तजुर्बा रहा ओवरऑल? बेसिकली वो मैंने खुद किया था, मुझे वो ऑफिशियल नहीं था मेरा सॉन्ग। बजाय इसके कि मिनिस्ट्री मुझे फ़ंड करे, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान मुझे फ़ंड करे या गवर्नमेंट ऑफ पंजाब मुझे फ़ंड करे, मैंने मिनिस्ट्री को चाइना से बजट दिलवाया। कोक स्टूडियो में अब तक क्यों नहीं? ये सवाल उनसे होना चाहिए कि उन्होंने मुझे वो अपॉर्चुनिटी क्यों नहीं दी। या तो वो ये समझते थे कि ये अभी डिज़र्व नहीं करता, या वो ये समझते थे कि चलो थोड़ा और देखते हैं कितना ग्रो करता है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं गुफ्तगू और मैं हूं आपकी मेज़बान इकरार आज़। नाजरीन, आज हमारे साथ एक ऐसा फ़नकार मौजूद है कि जिसको ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया से प्यार मिलता है। और अगर हम बात करें पंजाब की, तो ना सिर्फ पाकिस्तानी पंजाब बल्कि भारतीय पंजाब में जितनी इनकी बेजा बेजा है, चर्चे हैं, बस क्या ही कहने हैं। सिर्फ अपनी आवाज़ से इन्होंने पूरी दुनिया में मकाम हासिल किया और जितना प्यार इनको मिलता है सरहद पार से कोई हिसाब ही नहीं है। तो हमारे साथ मौजूद है मोटरवे। अगर मैं कहूँ तो आप समझ जाएंगे। मैं खुद ये गाना सुन के इनका जितना इम्प्रेस हुई थी ना, मतलब क्या ही कहने हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं ताहिर अब्बास साहब। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी आपका? वालेकुम सलाम, मैं बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं ठीक है? मैं ठीक, अल्लाह पाक का शुक्र है। मोटरवे जी। कमाल, कमाल, एक शाहकार कमाल। थैंक यू। आपने एक छोटे से कस्बे से स्टार्ट किया, लोग इस चीज़ को ओन नहीं करते, लेकिन आपने उस पर गाना भी बना दिया। और जिस तरीके से आपने उसको ओन किया, क्या जहन में चल रहा था आपके? देखें, इंसान की जो आइडेंटिटी होती है बेसिकली वही उसकी पहचान होती है। आप दुनिया में जहाँ मर्ज़ी चले जाएं, तो जहाँ आप का जन्म हुआ, जहाँ पे आपका बचपन गुज़रा, वही बेसिकली तय करता है आपकी पूरी पर्सनैलिटी। तो फिर तो आप बदलते रहते हैं पूरी दुनिया में, कहीं भी जाके रहते हैं, लेकिन जो आपकी शनाख्त होती है, जो आपकी पर्सनैलिटी होती है, वो तो वहीं डेवलप हो जाती है बचपन में ही। तो मुझे लगता है कि वो उस जगह का हक़ होता है कि उसका नाम लिया जाए, उसको प्रमोट किया जाए। इसलिए मैंने उस पे गाना भी बनाया और जितना हो सका उसको प्रमोट किया कि हाँ। वैसे भी सतलुज दरिया के किनारे, ये जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, लुड्डन से, वो बहुत पुरानी जगह है, मुल्तान से भी शायद पुरानी। इतनी कदीम? जी, क्योंकि ये लोग कहीं से माइग्रेटेड नहीं हैं। क्योंकि पंजाब के बहुत सारे लोग तो माइग्रेटेड हैं, लेकिन ये जो सतलुज के किनारे बैठे हुए लोग हैं, स्पेशली ये जो एरिया है लुड्डन वाला, तो ये लोग कहीं से भी माइग्रेट नहीं हुए हुए, यहाँ के ओरिजिनल लोग। सिंगर बनना है, ये कब जी। सोचा आपने? बचपन में जब आप छोटे होते हैं तो अगर आपकी आवाज़ अच्छी हो तो सबसे पहले तो स्कूल में आपको अप्रिशिएट किया जाता है। स्कूल असेंबली में आप नात पढ़ रहे होते हैं या मिली नगमा या कोई गाना, तो बचपन से ही मेरा ख़्याल है स्कूल में ही आपका टैलेंट जो है वो उसको जान लिया जाता है। तो मेरे साथ भी यही हुआ कि घर में, अपना स्कूल में, जब लोगों ने मुझे बताया कि आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, कुछ सुनाओ कुछ सुनाओ, तो मुझे पता चल गया नहीं, अच्छा लोगों को मेरी आवाज़ अच्छी लगती है। तो बस फिर जब मैं कराची गया तो बाकायदा मैंने म्यूज़िक वहाँ सीखना स्टार्ट किया, कराची आर्ट्स काउंसिल से। तो घर वालों ने क्या सपने देखे थे ताहिर के लिए कि ताहिर बड़ा होके क्या बनेगा? देखें, घर वालों ने तो बेसिकली मुझे भेजा था, मेरे अब्बू चाहते थे कि मैं सीएसएस करूं। वैसे भी गांव देहात में मैक्सिमम लोग जो होते हैं उनके पेरेंट्स की यही विश होती है कि कोई सीएसपी ऑफिसर बन के आए। जी। तो मेरा भी वही था और मैंने भी एंड तक यही बोला कि हाँ मैं दे रहा हूँ एग्ज़ाम। तो वो एग्ज़ाम की बजाय मैंने गाना रिलीज़ कर दिया। तो वो घर वाले शौक थे कि यार ये तो इसने हमें बताया ही नहीं, ये कब से इसको शौक़ था और ये इसने सॉन्ग भी बना लिया। तो अब्बू मेरे थोड़े से सरप्राइज़ थे और थोड़े से परेशान भी थे, क्योंकि पाकिस्तान के आपको पता है हालात ऐसे हैं
कि लोग म्यूज़िक से जुड़े हुए लोगों पे उनको नहीं पता होता है कि इसका करियर क्या होगा, फ्यूचर क्या होगा। लेकिन मैंने उनको तसल्ली दी कि आप टेंशन ना लें, मैं पूरी कैलकुलेशन करके आया हूँ इस फील्ड में, तो मुझे लगता है कि मैं इसको कर लूँगा। तो फिर उन्होंने कहा देख लो, आपकी लाइफ है, अगर आपको लगता है तो आप करें। तो फिर उन्होंने सपोर्ट किया मुझे। तो जो पहली दफ़ा आपने परफॉर्म किया, जी। पहला स्टेज, पहली महफिल या यारों की महफिल या एक कोई कहते हैं ना प्रोफेशनली आपने पहली दफ़ा परफॉर्म किया, तो तब के आपके क्या जज्बात थे? वर यू शिवरिंग? मैं क्योंकि बचपन से स्टेज का बंदा हूँ, आप कह लें। जब से मैंने होश संभाला, मैं मॉर्निंग असेंबली मैं वो वाला बच्चा था जो रेसिटेशन भी करता था, फिर नात भी पढ़ता था, फिर मिली नगमा पढ़ के फिर उसका कोशिश होती है कि मैं एंड पे ना कौमी तराना पढ़ा के फिर आऊँ। तो मैंने जो है वो मेरा वो कॉन्फिडेंस तो वहीं से डेवलप हो गया। और फिर जब मैं स्कूल लाइफ में था तो मैं एक फेमस नात ख़ां था, मैं प्रोफेशनल नात ख़ां था, पढ़ता था नातें, और फिर मैं नकाबत भी करता था जो। घर वालों ने तो आपको सपोर्ट कर लिया, अब बात थोड़ा सी परेशान थे कि अब क्या करोगे बेटा? ख़ानदान वाले क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे? गवैये और ये जो नाम दिए जाते हैं, मरासी, ये टर्म बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। बिल्कुल। नहीं, वो ज़ाहिर है, गाँव आपको पता है कि पाकिस्तान में और स्पेशली पंजाब में तो कोई बंदा अगर ये काम शुरू करे तो वो तो लोग हंसते हैं पहले कि यार ये क्या काम शुरू कर लिया। तो मेरे साथ भी स्टार्ट में थोड़ा सा तो था कि यार ये क्या है। तो मैंने कहा यार मेरा तो शौक़ है, तो शौक़ पूरा करना चाहिए। तो बेसिकली आपको अगर ख़ुद पे एतमाद है ना, अपनी ज़ात पे, फिर आप कोई भी फील्ड चूज़ करें तो आप उसमें कामयाब हो जाते हैं, क्योंकि लोग आप पे बिलीव नहीं करते। मेरी पर्सनैलिटी ऐसी है कि मैं किसी भी फील्ड में, किसी भी रूम में, किसी भी जगह जब एंटर होता हूँ ना, तो मेरी एनर्जी ज़ीरो होती है। तो अगला बंदा मुझे बहुत ज़्यादा, उसको समझ नहीं आती ये क्या करेगा, क्योंकि मैं कोई एनर्जी नहीं देता। कुछ लोग होते हैं ना, वो एंटर होते हैं, उनका एक ऑरा होता है, आते ही पता चलता है कोई आ गया यार ये तो कुछ करेगा, या बॉडी लैंग्वेज ऐसी होती है, या स्मार्ट होते हैं, या वो मतलब कुछ बताते हैं किसी महफिल में हो। मेरी एनर्जी ऐसी है कि मैं कहीं बैठा भी हूँ ना, तो मेरी कोशिश होती है पता ही ना चले कोई बैठा है। बस मुझे लगता है कि उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। छुपे रुस्तम है के पास। हाँ, मुझे लगता है कि जब मैं करूँगा कुछ तो उसका इम्पैक्ट आना चाहिए। इसी तरह अब तक की मेरी जर्नी भी आप देखेंगे तो मेरी चीज़ें इतनी वायरल नहीं है, मेरा काम वायरल है। लोग शायद ताहिर अब्बास को कम जानते होंगे, ताहिर अब्बास की पर्सनल लाइफ को, उसकी डेली रूटीन को कम जानते होंगे, लेकिन ताहिर अब्बास के गाने याद हैं उनको। मन मेरियाँ सुना होगा, रुसिया नगर सुना होगा, मोटरवे, मुल्तान, मतलब इतने गाने हैं मेरे। लोगों को मेरे गानों की लाइनें याद हैं। कई लोग तो मेरे गाने गाते हैं, वो समझते हैं कोई इंडियन सिंगर है। कुछ सतिंदर सरताज, अभी मेरा रावलपिंडी में ये मिलिट्री अकाउंट्स का इवेंट था, तो मैं बैक स्टेज था और यकीन करो इतने लोग आके मुझसे मिल रहे थे और कह रहे थे कि यार हमने मन मेरियाँ सारी ज़िंदगी ये सुनते रहे, हमें लगा ये सतिंदर सरताज का सॉन्ग है, तो यार ये तो आपका गाना है। जब हमें पता चला ये तो पाकिस्तानी सिंगर है, तो हमने कहा नहीं, हमने तो इसी को बुलाना है और सुनना है, और हम आज रुके हुए हैं। तो मैंने कहा थैंक यू। तो उसकी वजह ये है कि मैंने ख़ुद को इतना प्रमोट नहीं किया, मैंने अपने कंटेंट को, अपने काम को प्रमोट किया। इसी तरह मैं किसी से मिलता हूँ, कहीं जाता हूँ, तो मेरी कोशिश ये नहीं होती कि मैं अपनी ज़ात से इम्प्रेस करूँ। मेरी कोशिश होती है जो मैं काम कर रहा हूँ वो टू दी पॉइंट करूँ। कभी सोचा कि अगर भारत गया, पंजाब गया, तो क्या आलम होगा वहाँ पे? तो 96% ताहिर। इमेजिनेशन तो वो इमेजिनेशन ऐसे होती है कि वो आपके कमेंट्स से होती है। अगर आप मेरा यूट्यूब खोलें और आप उसमें मेरे यूट्यूब पे कमेंट्स देखें, कोई 80,000 कमेंट्स हैं। फिर मेरा इंस्टाग्राम और उसके कमेंट्स देखें, तो फिर आपको थोड़ा आइडिया होगा कि अच्छा हाँ, ये लोग तो, ये कौन है लोग, और ये तो बहुत प्यार करते हैं। वो लोग बहुत प्यार करते हैं, और उनके लिए, हमारे लिए जैसे वहाँ का कोई स्टार होगा, जैसे दिलजीत को हम देखते हैं, यस, हाँ, या सतिंदर को देखते हैं, तो हम फैसिनेट करते हैं, या हम सोचते हैं कि यार ये इससे मुलाकात हो जाए। इसी तरह वो लोग भी हमारे आर्टिस्टों को जब देखते हैं, तो क्योंकि सरहद पार के आर्टिस्ट हैं, तो एक अलग सा प्यार होता है, जैसे हमारा उनके लिए, शाहरुख खान के लिए या किसी के लिए भी, तो उनका भी ऐसे ही है। जब वो हमारी तरफ के, हमारे जितने भी बड़े स्टार्स हैं, ये छोटे हैं, ये जो भी हैं, तो वैसी ही फीलिंग है उनकी।
ताहिर, पहली दफ़ा कब लगा यार मैं फेमस हो गया हूँ? कोई ऐसा वाकया पहली दफ़ा? मैं इधर ही रहता था गुलबर्ग में। तो मैं जहाँ रहता था वहाँ बाहर ना वो सारे एक मार्केट थी। तो उस मार्केट में फल वाले भी थे, सब्जी वाले भी थे, सब थे। तो पहली दफ़ा जब मेरा सॉन्ग वायरल हुआ है मेरे उससे ना कर, मैं नीचे गया तो वो कह रहे हैं एक मिनट वो सेल्फी बना रहे हैं। सब्जी वाला भी। मैंने कहा यार ये 3 साल से मैं यहाँ आ रहा हूँ इस मार्केट में, इस इन्होंने कभी नहीं पूछा मुझसे। जिस होटल में खाना खाता था, जहाँ भी जाता था ना, तो वो लोग मेरे साथ जब वीडियोस बनाना स्टार्ट हुए तो मैंने कहा यार अब काम ख़राब हो गया मुझे लगता है, क्योंकि ये लोग सारे पुराने लोग हैं। देखो कोई नया बंदा जब आपसे मिलता है वो आपके साथ वीडियो बनाए एक अलग बात है। एक बंदा आपको जानता है 2-3 साल से, 3 साल बाद उसको याद आया कि यार ये इसके साथ अब वीडियो बनानी है, इट मीन्स के उसको लगा कि अब ये बहुत फेमस हो गया या वायरल हो गया या कुछ। उस वक्त पीक भी थी, वो शायद टिकटॉक भी नया नया था, और मेरे सॉन्ग पे एक दिन में कोई 1.3 मिलियन टिकटॉक बन गए। तो कॉन्सर्ट्स में कभी कोई बदनस्मी का वाकया पेश आया है किसी शायकीन की जानिब से, तो आपने उसको कैसे टैकल किया? मेरे साथ बहुत ऑपोजिट होता है हमेशा। कई दफ़ा ऐसे हुआ कॉन्सर्ट्स में। होता ये है कि दो तरह के कॉन्सर्ट होते हैं, एक होता है बॉयज़ का और एक गर्ल्स का। हम जब स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में भी जाते हैं कहीं तो मिक्स क्राउड होता है। जो मेल आर्टिस्ट होता है ना, फीमेल में तो उसको बहुत वाह वाह मिलती है। जब सामने लड़के हो ना, स्पेशली फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर के, तो अक्सर वो उसको एक्सेप्ट नहीं करते। बहुत सारी वीडियोस भी ऐसी आती हैं, किसी ने उस बॉटल मारी या फलां की, या कॉन्सर्ट्स में होता है, शरारतें होती हैं। मेरे साथ अलग है। मेरा कॉन्सर्ट बॉयज़ का ज़्यादा अच्छा होता है गर्ल्स से भी। मतलब लड़कियां तो करती हैं, क्या मंतक है? उसकी वजह ये है कि मुझे ये लगता है कि लड़के जो है ना वो टैलेंट को अप्रिशिएट करते हैं। मतलब उनको कोई बंदा एक बहुत शोखा सा है लेकिन उसकी आवाज़ नहीं है तो वो लड़कों को अच्छा नहीं लगता। और लड़के लाउड होते हैं, उनके एक्सप्रेशन लाउड होते हैं, और वो लाउड सुनना पसंद करते हैं। लाउड मीन्स कि ऐसी आवाज़ जो दिल पे लगे जाके। मेरा एक कॉन्सर्ट था एस्पायर कॉलेज साहिवाल, मैं नाम ले लेता हूँ। तो मैंने पहले गर्ल्स में परफॉर्म किया, फिर बॉयज़ की बारी थी। तो वो मतलब मेरे से पहले जो सिंगर्स थे उनको कोई अच्छा रिस्पांस नहीं दे रहे थे लड़के, उनके साथ ज़रा शरारतें कर रहे थे। आप यकीन करें मेरा कॉन्सर्ट उन्होंने इतने दिल से एंजॉय किया, और फिर वो मुझे वहाँ छोड़ने आए। जब कॉन्सर्ट ख़त्म हो गया तो वो मुझे मेन मोटरवे तक छोड़ के आए। कोई बाइक्स हैं मेरी गाड़ी के आगे पीछे, और वो इतना उन्होंने मेरे से प्यार किया। फिर मेरा कॉन्सर्ट था यहाँ कनकोडिया कॉलेज जौहर टाउन में। मेरे से पहले लिटरली वो सिंगर को मार रहे थे, पता नहीं क्या कर रहे थे, वो गिर गया बेचारा स्टेज। लेकिन जब मेरी बारी आई उन्होंने इतना एंजॉय किया। और उसके बाद वहाँ के उस कैंपस के कुछ ऐसे बॉयज़ थे जिन्होंने बाद में मुझे गिफ्ट भी भेजे। मतलब वो एक, हाँ, तो लड़के आप देखें ना कि वो, इसलिए मुझे ये लगता है कि लड़कों को अगर उनको उनके दिल को कोई चीज़ लग गई है ना, और वो वही लगेगी जो रियल होगी, फिर वो आपको जो रिस्पांस देंगे वो लड़कियों से भी दो दो कदम आगे का रिस्पांस है। तो मेरे साथ तो ये, जहाँ भी अगर कहीं ऐसी कोई बदनज़मी या कोई ऐसी चीज़ थी भी और मैं जब गया हूँ तो वो बेटर हो गई। बाद में बाकी स्टार्स ने पूछा कि आपने ऐसा क्या किया यार, हमें तो बोतलें पड़ी। तो मेरे सॉन्ग्स ऐसे हैं, अब जाते ही अगर मैं रुसियाना कर गाऊंगा, मन मेरियाँ गाऊंगा, तो वो ऐसे दिल से कनेक्शन है उसका, मैं दिल से गाता हूँ तो वो जाके लगता है। तो मुझे ये लगता है, उसके अलावा तो अब ऐसी कोई मेरे पास कोई ऐसा जादू तो है नहीं। तो ये है। तो अगर हम डिफरेंट ज़ुबानों की बात करें तो आपने पंजाबी को ही क्यों चुना? क्योंकि वो मेरी मादरी ज़ुबान है, और आपकी मादरी ज़ुबान जो होती है वही आपकी स्ट्रेंथ होती है, वही आपकी ताकत होती है। आप पहली दफ़ा दिमाग में जब सोचते हैं तो आप मादरी ज़ुबान में ही सोचते हैं, फिर आप उसको ट्रांसलेट करते हैं उर्दू में, इंग्लिश में, किसी भी ज़ुबान में। तो मुझे लगता है कि मादरी ज़ुबान आपकी ताकत होती है, वो फ्रेंच हो, इटालियन हो, उर्दू हो, इंग्लिश हो। किसी भी इंसान की जो ज़ुबान है, जो उसकी मदर लैंग्वेज है, वही उसकी ताकत है। कमर्शियल ट्रेंड्स के बावजूद आपने अपनी कल्चरल आइडेंटिटी को बरकरार रखा है, कितना मुश्किल था ये? बहुत मुश्किल था, क्योंकि ब्रांड्स एक्सेप्ट नहीं करते इस चीज़ को। उनको एक मॉडर्न कूल गाय चाहिए होता है। कभी सोचा मैं बन जाता हूँ? हाँ, बहुत दफ़ा सोचा, लेकिन फिर कभी कभी लगता है यार ये फेक होगा। अगर मैं उस तरह नहीं हूँ, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल एक सेगमेंट से, तो मैं जब उसकी ट्राई करूँगा तो मैं फेक लगूँगा।
उससे बेहतर है कि मैं ओरिजिनल लगूं। हाँ, वो कई दफ़ा आपकी ओरिजिनलिटी यहाँ नहीं तो किसी और जगह पे वो। पसंद की जाएगी। हाँ, अब देखें, दिलजीत धोती पहनता है और पग रखता है, तो शायद पाकिस्तान में होता तो यहाँ के बहुत सारे ब्रांड्स कहते ओ टू देसी और ये तो पेंडू है, तो शायद उसको निगलेक्ट करते। अगर सतिंदर सरताज यहाँ होता तो उसको एलीट क्लास में या उसको ब्रांड्स में उस तरह से वैल्यू या वो पोजीशनिंग नहीं मिलनी थी। इंडिया और इंडियन पंजाब अपनी ज़ुबान, अपने कल्चर, अपने कपड़ों, अपनी चीज़ों को ओन करते हैं और उस ब्रांड को इंटरनेशनल लेवल पे एक ब्रांड बनाते हैं। यहाँ हमारे यहाँ ये होता है कि हमारा एक फोक आर्टिस्ट जितना मर्ज़ी बड़ा हो जाए, जब वो बूढ़ा होता है ना तो फिर उसको कोई प्लेटफॉर्म देते हैं कि यार अब ये लेजेंड हो गए तो अब आप आ जाएं। जवानी में उसको अगर किसी ब्रांड के सामने उसकी प्रोफाइल जाएगी तो यार बहुत देसी है यार, इसको साइड। आपने कितनी दफ़ा ये चीज़ फेस की? मैंने बहुत फेस की और बहुत सारी जगहों पे मुझे शायद बहुत सारे ब्रांड्स में, बहुत सारे एड्स में, बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे मेरे कंटेंट को उन्होंने ऐसे कर दिया कि नहीं यार ये लग रहा है कुछ ज़्यादा देसी कंटेंट है। तो शायद वो उतना देसी नहीं भी था कुछ जगहों पे। तो मैंने तो बहुत फ़ील किया और मैंने मतलब इस वजह से बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ पाकिस्तान में वो मुझे नहीं मिली। कुछ बड़े कॉन्सर्ट्स हैं जहाँ पे उन्होंने कहा नहीं यार नहीं ये नहीं अच्छा, कुछ ऐसी चीज़ें हैं। और वही चीज़ आप जब पाकिस्तान से बाहर जाते हैं तो आपकी स्ट्रेंथ बन जो जाती है। ऐसी कंपनीज होती हैं जो कॉन्सेप्ट्स करवाती हैं, जी जो जी। मैनेजमेंट्स होती हैं, हम्म। फिर उसके बाद जो ऐसे ब्रांड्स होते हैं जो अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करते हैं, फिर एक टेबल लेबल लगा देते हैं आप पे कि ये हाँ बहुत देसी है। हाँ। उनको आज आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए वो कमर्शियल दुनिया है, हमसे ज़्यादा ज़हीन लोग बैठे हुए हैं जो लाखों सैलरियां लेके बिजनेस एनालिटिक्स रखते हैं टेबल पे। कोई भी ब्रांड ये नहीं चाहता कि वो ये दिखाए कि मेरी ऑडियंस मिडिल क्लास है या लोअर मिडिल क्लास है। हर ब्रांड ये दिखाता है कि मेरी जो ऑडियंस है ना वो एलीट है, क्योंकि हर ब्रांड ये चाहता है कि उसका ख़रीदार वो हो जिसकी परचेजिंग कैपेसिटी हो, जो ख़रीद सकता हो कोई प्रोडक्ट। तो कोई भी ब्रांड ये क्यों दिखाएगा? आपने कभी देखा किसी ऐड में कोई मज़दूर लगा हो बिल बोर्ड पे? हमेशा एक ख़ास स्टाइल के बच्चे होते हैं जो वेस्टर्न लगते हैं ये कैंपेन्स। स्टिग्मा कब खत्म होगा? ये नहीं हो ये सकता। नहीं, देखिए ये बिज़नेस की एक स्ट्रेटजी है। मैं भी हूँ एज एन आर्टिस्ट, तो मैं दिखाना चाहूँगा कि मेरी क्वालिटी ऑडियंस मेरी मैं यानी लेकिन आपको कोई गिला नहीं है। हाँ, मुझे गिला इस लिहाज से नहीं है कि वो बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। और अगर इंसानियत के या सोशल नॉर्म्स के हिसाब से देखा जाए तो ये थोड़ी सी ज़्यादती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा यूज़र जो होता है वो आपका वो वाली पाकिस्तान में भी आप देखें तो 80% तो आपका गांव है, 20% आपका शहर है। लेकिन आपकी हर चीज़ के अंदर, आपके तरानों में, आपके एड्स में डोमिनेट एक ही क्लास करती है। और हर ब्रांड ये चाहता है कि भाई उसी क्लास को ये कैप्चर हाँ उसी क्लास को कैप्चर करें। और नीचे वाले आपने कोशिश की? नहीं, मैंने तो पीएसएल का एक सॉन्ग बनाया, उसमें मैंने एक जो खाक रोब को झाड़ू से छक्का मारते हुए दिखाया। बड़ा नाइस इनिशिएटिव। उसकी वजह ये है कि मैं ये दिखाया कि यार ये भी देखते हैं मैचेस, ये इनको क्यों नहीं दिखा सकते हम? ये भी तो लोग हैं, इंसान हैं, कुछ तो यार ये भी लगाते हैं ना। कितनी प्रोडक्ट्स हैं जो ये लोग जिनके डेली कंज्यूमर्स हैं। ये हैं और लाखों का करोड़ों का बिजनेस देते हैं ये भी बहुत सारी कंपनीज को। तो मैंने दिखाया कि यार ये भी देखते हैं मैचेस, ज़रूरी नहीं है कि पीएसएल वो डीएचए में देखा जाता है और वो इकबाल टाउन वाले नहीं देखते या किसी और उसमें नहीं लेक सिटी वाले देखते। भी हाँ, देखते हैं। सब देखते हैं यार, सब लोग। जब आपने करियर शुरू किया तो सबसे ज़्यादा क्या प्रॉब्लम फेस की आपने? फंडिंग या बड़े लेवल्स का ना होना या आपको एक्सेप्टेंस ना मिलना? देखिए पाकिस्तान के अंदर ना बहुत सारे इश्यूज़ हैं। एक, आपको आपके ऊपर कोई इन्वेस्ट नहीं करता एक रुपया भी, आपने ख़ुद इन्वेस्ट करना है। बहुत सारा टैलेंट पाकिस्तान में रह गया पैसों की वजह से। बहुत सारे सुरीले लड़के हैं, बहुत सारी लड़कियां हैं जो बहुत अच्छा गाते हैं। जो हमारे मेन स्ट्रीम सिंगर हैं शायद उनसे भी ज़्यादा अच्छा गाने वाले मौजूद हैं, लेकिन उनके पास वो मौके नहीं थे, अपॉर्चुनिटी नहीं थी, फंड्स नहीं थे, पैसे नहीं थे कि वो जाके स्टूडियो में अपना गाना रिकॉर्ड कर लें, तो वो रह गए। और जिनको मौका मिला, एक मौका ना आपकी पूरी लाइफ बदल देता है। आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट कौन सा था?
मैंने जब वो सॉन्ग किया था ए रुसियाना कर मेरी जान से, तो वो टर्निंग पॉइंट था मेरी लाइफ का। फन फोक से मेरियां तक का सफ़र, एमी रुस्से ना कर, जब ये वायरल हुआ सबसे पहले जहन में क्या आया? देखें, फंक फोक में मैंने बेसिकली मेरा एक आइडिया था कि कुछ मैं फोक को थोड़ा सा मॉडर्न करूं ताकि जो आज की यूथ उससे कनेक्ट कर सके। तो मैंने वो प्रोजेक्ट किया और उसमें मेरे ये गाने थे, मोटरवे कुर्बान करा, मुल्तान मिल्सूं और इस तरह के बहुत सारे सॉन्ग। फिर मैंने उसके 3 सीज़न किए, फंक फोक सीज़न 1 2 3। और फिर मेरा एक दूसरा जो आइडिया था दैट वाज रम्ज़, जिसमें मन मेरियाँ था। मैं एक साइड पे सूफ़ी म्यूज़िक को लेके चल रहा था और एक साइड पे फंक, थोड़ा फंकी और इस तरह के जो आप कह लें कि चुलबुले सॉन्ग्स, जिसमें मेरे ये सारे इस तरह के गाने। तो दोनों चीज़ों को मैं साथ लेके चल रहा था, तो वो दोनों का बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स आया। पीएसएल एंथम कैसा तजुर्बा रहा ओवरऑल? एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है और फिर अपॉर्चुनिटी मिलना इस तरह से, उसको अवेल करना। बेसिकली वो मैंने खुद किया था, मुझे वो ऑफिशियल नहीं था मेरा सॉन्ग जैसे ऑफिशियल होता पीएसएल का। वो मैंने एक डेडिकेट किया उनको कि अच्छा ये इस तरह भी हो सकता है। मैंने उसको 4 ज़ुबानों में गाया, 5 ज़ुबानों में, और मैंने उसमें एक अलग क्लास दिखाई। और मैंने टीम मेल की नहीं, फीमेल क्रिकेट टीम दिखाई। तो मैंने उसमें ये भी दिखाया कि हम अपनी मेल क्रिकेट टीम को ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, हम फीमेल को इतना सपोर्ट। मतलब बेसिकली मेरी सारी बातों का और काम का मकसद ये था कि मैं उस सोसाइटी के उस सेगमेंट को थोड़ा हाईलाइट कर रहा था जो मुझे लगता है निगलेक्टेड है। शायद मैं खुद उस सेगमेंट से हूँ तो मुझे ज़्यादा पेन थी, और शुरू में तो बहुत ज़्यादा थी। अब कम हुई है? अब कम होगी, क्योंकि उस पेन की वजह से ना मुझे एक और पेन हो रहा था। क्योंकि जब आप देखें, जब आप किसी ऐसे तबके से होते हैं जो सोसाइटी में निगलेक्टेड है, और फिर आप थोड़े से फेमस होते हैं और आप उस तबके को बहुत ज़्यादा हाईलाइट करते हैं, तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ भी आपसे वो ले ली जाती हैं कि नहीं यार, ये तो बहुत वोकल है, ये तो बहुत बातें करता है, ये तो बहुत ज़्यादा मतलब इस तरह की बात करता है, तो पता नहीं। तो वो उस वजह से बहुत सारी चीज़ें, अब देखें कोई बड़ी चीज़ ऐसी अभी तक पाकिस्तान में जो अपॉर्चुनिटीज़ मुझे मिलनी चाहिए थी, इतनी म्यूज़िक इंडस्ट्री ने मुझे अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दी जितनी मैंने म्यूज़िक इंडस्ट्री के अंदर अपना इनपुट दिया। मैंने करोड़ों का फ़ंड डिस्ट्रीब्यूट किया, मेरी एक एजेंसी है ट्रेपीजियम के नाम से। और जब कोरोना आया तो मेरी एजेंसी में 250 प्लस सिंगर्स थे जिनको मंथली सैलरी मिलती थी, किसी को 5 लाख, किसी को 4 लाख। और मैंने 2 मिलियन से 3 मिलियन डॉलर्स एक साल में डिस्ट्रीब्यूट किए डिफरेंट ऐप्स के थ्रू, जिसमें स्नैक वीडियो थी, टिकटॉक था, लाइकी थी। ये ऐप से पैसा आता था जो हम मुख्तलिफ सिंगर्स को देते थे। इवन हमने मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के साथ एक कोलैबोरेशन की, प्रेस कॉन्फ्रेंस की कल्चर मिनिस्टर के साथ, और हमने मिनिस्ट्री को भी फंडिंग करवाई। अब बजाय मिनिस्ट्री को जी, भी? बजाय इसके कि मिनिस्ट्री मुझे फ़ंड करे, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान मुझे फ़ंड करे या गवर्नमेंट ऑफ पंजाब मुझे फ़ंड करे, मैंने मिनिस्ट्री को चाइना से बजट दिलवाया एक ऐप के थ्रू, और उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नेट पे मौजूद है। बजाय इसके कि जितने भी आर्टिस्ट हैं वो मुझे हेल्प आउट करें, कोई मेरा कोई ट्रैक कर दे, कोई गाना करे, मैंने हेल्प आउट किया उनका सोशल मीडिया सेट करने में, बहुत सारों के यूट्यूब चैनल सेट करवाए। तो जो इनपुट मैंने दिया इस म्यूज़िक इंडस्ट्री को, उसके बदले में जो प्लेटफॉर्म मुझे मिलने चाहिए थे, कोक स्टूडियो है, ये नेस सवाल मैंने आपसे करना था, चलिए अभी जी जी कर ही जी, लेती हूँ। हाँ। कोक स्टूडियो में अब तक क्यों नहीं? देखें, बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जहाँ पे जो लोग उन प्लेटफॉर्म्स पे काम कर रहे हैं वो मुझे 8-10 साल से जानते हैं। दे नो ताहिर अब्बास की स्ट्रेंथ क्या है, दे नो ताहिर अब्बास कितना टैलेंटेड है, दे नो माई वीकनेसेस, दे नो माई स्ट्रेंथ। मुझे लोग 8-8 10-10 साल से जानते हैं। ये सवाल उनसे होना चाहिए कि उन्होंने मुझे वो अपॉर्चुनिटी क्यों नहीं दी। आप क्यों नहीं पूछते उनसे जब? मैंने पूछा, बारहा पूछा, सारे मेरे दोस्त हैं। एक होता है कि फिर दोस्त कैसे हैं? मेरे दोस्त हैं, मेरे साथ बहुत सारे लोग, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी कैंपेन्स होती हैं, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, ओएसटीज़ हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे मेरे वोकल टेक्सचर को यूज़ किया जा सकता था। देखें, मैं एक अलग बैकग्राउंड से हूँ, वो भी मेरी एक आइडेंटिटी है। मेरा एक वोकल टेक्सचर है, मेरी एक पर्सनैलिटी है, मेरी एक जर्नी है, और सारी की सारी इंडिविजुअल जर्नी है। किसी ब्रांड ने आके मुझे नहीं उठाया, किसी प्लेटफॉर्म से। मैं ताहिर बस नेस्कैफ़े से नहीं आया, कोक स्टूडियो से नहीं आया, किसी कैंपेन से नहीं आया, किसी
टीवी, किसी रेडियो, किसी चीज़ से मैं नहीं आया कि किसी प्लेटफॉर्म ने मुझे कोई बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दी हो और मैं वहाँ से वायरल हुआ हूँ। मैंने तो वो कहते हैं ना, एक एक स्टेप, छोटे छोटे, हाँ, वो भी मुझे लेने पड़े। मैंने पैसे इकट्ठे किए, मैंने पता नहीं किस किस तरह से चीज़ें इकट्ठी करके फिर गाना करता था, फिर करता था, फिर 50+ सॉन्ग्स मैंने रिलीज़ किए हैं। सारे जो हैं वो मेरी सेल्फ जर्नी है। ठीक है, अगर मुझे कभी किसी ने सपोर्ट किया भी तो मेरे किसी दोस्त ने कर दिया, लेकिन किसी इदारे ने, किसी प्लेटफॉर्म ने मुझे वो वाली जगह नहीं दी। मैं ये नहीं कहता कि मेरा आई डोंट नो मैं उसके लिए कितना डिज़र्विंग हूँ या नहीं हूँ, क्योंकि इसका फ़ैसला भी मैं नहीं कर सकता। और मैं ये बात भी नहीं करता कि मैं तो बहुत डिज़र्विंग था। हो सकता है मेरे से 10 गुना ज़्यादा टैलेंटेड लोग हों, और हैं भी, लेकिन शायद कहीं ना कहीं तो मैंने भी प्रूव किया है। क्योंकि दो ही चीज़ों से आप किसी इंसान को जज कर सकते हैं, या तो उसके टैलेंट से। अब टैलेंट, हर इंसान का टैलेंट दूसरे इंसान को अच्छा नहीं लगता। जैसे हर फूड, आप ज़रूरी नहीं है कि मुझे एक दाल बहुत पसंद आ रही है, आपको भी पसंद आए। दूसरा होता है कि प्रैक्टिकली अचीवमेंट क्या है। तो अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो मेरे 1 बिलियन+ व्यूज़ हैं, 50+ ओरिजिनल सॉन्ग्स हैं, 25 लाख बंदा अगर हर महीने मेरा गाना सुनता है, तो इट मीन्स कि कुछ लोग मुझे रिपीटेडली सुन रहे हैं। और अगर कोई भी प्लेटफॉर्म मेरी आवाज़ यूज़ करेगा तो वो उसके पास एक ऑलरेडी ऑडियंस है। तो इसका फ़ैसला या इसका कोई गिला नहीं है, क्योंकि सारे ही मेरे दोस्त हैं। और क्यों नहीं दिया मुझे ये मौका, आई डोंट नो, और शायद हो सकता है आप दें। दोस्त है, हाँ, मौका नहीं देते, ये हाँ, कैसे दोस्त है? मुझे लगता है कि ऐसा ही होता है। तो फिर ये वाकई अच्छे वाले दोस्त। आई डोंट नो, लोग पता नहीं क्यों कई दफ़ा आपके साथ होते हैं, आपके साथ बैठते उठते हैं, खाते पीते हैं, सब कुछ करते हैं, आपको एडमायर भी करते हैं, आपको कहते भी हैं आप बहुत, फॉर एग्जांपल बहुत सारे आपके ऐसे जानने वाले होंगे जो कहते होंगे कि आप बहुत टैलेंटेड हैं, आप बहुत आगे जाएंगी, लेकिन उनके प्रोजेक्ट में आप नहीं होंगी। आई डोंट नो, देखो, जब किसी इंसान के हाथ में कोई चीज़ होती है ना, तो वो चाहते ना चाहते हुए ना, वो कोई ना कोई करता है, उसके अंदर की विश उसमें ऐड हो जाती है। वो जितना मर्जी मेरिट की बात करे, लेकिन कहीं ना क्या कहीं पता वो ये सुन के अब कुछ। नहीं, अभी तो शायद मैं बहुत सारे प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, अभी मैं उनके साथ काम कर रहा हूँ बहुत सारे लोगों के साथ। लेकिन मैं उनको कहता हूँ कि मेरे 6 साल, 7 साल, 8 साल, 10 साल से आप मुझे जानते हैं, तो तब भी आप मेरे साथ काम कर सकते थे, लेकिन आपने मुझे आजमाया कि सफर का इम्तिहान मेरे लिया। 6 साल मुझे पहले पूरे कंप्लीट करवाए। देखिए, ज़िंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा होता है ना, आप एक सीट पे हैं और मैं कैंडिडेट हूँ, और आप मुझे 8 साल वेट करवाएं उसका। आप 8 साल से मुझे जानते हैं, या तो आपकी मेरे ऊपर नज़र ही ना पड़ी हो, तो वो एक अलग बात है ना। तो 8 साल आप आ रहे हैं, देख रहे हैं, हाँ यार आप डिज़र्विंग हैं, आपको लेना है, नेक्स्ट ईयर, फिर नेक्स्ट ईयर, फिर नेक्स्ट ईयर, फिर नेक्स्ट ईयर। और इस दौरानिए में अगर 8 साल गुजर गए तो आपकी ज़िंदगी के 8 साल तो गुजर गए ना। अब अगर वो मौका देंगे भी तो आई डोंट नो वो क्यों, उन्होंने देखा, दो दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो वो ये समझते थे कि ये अभी डिज़र्व नहीं करता, या वो ये समझते थे कि चलो थोड़ा और देखते हैं कितना ग्रो करता है, या तो वो ये समझ, या उन्होंने ये सोचा होगा कि या जब ये किसी लेवल पे पहुंच जाएगा, इसकी अपनी कोई ऑडियंस होगी या इसका कोई इम्पैक्ट होगा तब लेंगे। क्या था, कुछ तो था ना। लेकिन हमने भी हिम्मत नहीं हारी, हमने कहा चलें ठीक है। देखें, पानी और टैलेंट अपना रास्ता बना लेता है, और कुदरत जिस इंसान के बारे में सोचती है ना कि उसको कुछ बनाना है, तो वो फिर आप देख लें कि हज़रत मूसा फ़िरौन के घर में पल गए। तो वो ऐसा होता है कि जब किसी ने कुछ बनना होता है ना, बड़ा लीडर बनना हो, तो वो जेलों में बैठ के बड़े लीडर बन जाते हैं, या उसने किसी भी फील्ड में आगे आना हो, तो जितनी मर्ज़ी मुश्किल हालात हों, कोई उसको मौका दे ना दे, आजकल तो एक मोबाइल फ़ोन है, यूँ उठाएं, अगर आप टैलेंटेड हैं तो दुनिया आपको, अब वो गिला शिकवा करने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, ये वो नहीं मिला, वो नहीं मिला। आप टैलेंटेड हैं, आप फ़ोन उठाएं और आप अपनी रील रिकॉर्ड करें, और अगर आप में टैलेंट होगा तो दुनिया आपको ज़रूर अप्रिशिएट करेगी। तो मुझे लगता है कि गिला बनता भी है और नहीं भी बनता। ताहिर, हम मन मीडिया की बात करें तो मन मीडिया को ड्रामाज में, फिल्म्स में उस तरह से क्यों नहीं लिया गया जिस तरह से उसका हक बनता था कि हक अदा किया जाए उस गाने का? देखिए, मेरे ख़्याल में हमारे यहाँ जो ड्रामा इंडस्ट्री है वो भी ऐसे ही है कि अगर वो किसी एक प्रोड्यूसर के साथ काम कर रहे हैं तो वो कंफर्टेबल हो गए, अब उसी प्रोड्यूसर के साथ काम कर रहे हैं,
तो वो भी इतना कोई एक्स्ट्रा जाके कोशिश नहीं करते कि कोई फ्रेश टैलेंट ढूंढें या कोई नई आवाज़ें हम ओएसटीज़ में लेके आएँ। और कई दफ़ा प्रोड्यूसर्स भी उस तरह से नए लोगों के साथ काम नहीं करते, वो भी जिन लोगों के साथ कंफर्टेबल हैं उन्हीं लोगों के साथ कंफर्टेबल हैं, और वो एक साइकिल घूम रहा है। शोज़ का भी इसी तरह है, अगर कोई प्रमोटर हैं और वो कुछ आर्टिस्टों के साथ कंफर्टेबल हैं तो वो उन्हीं आर्टिस्टों के साथ कंफर्टेबल हैं, और इवन ऑडियंस वो भी किसी नए बंदे पे रिस्क नहीं लेते कि उनको भी नहीं पता होता कि यार ये पता नहीं क्या करेगा, ठीक है। तो वो फिर साइकिल में आना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो इसी तरह गाने, बहुत सारे गाने ऐसे हैं। मेरा एक सॉन्ग था जिसको एक फ़िल्म की ऑफ़र भी आई, वो शायद जाए भी उसमें, और लेकिन पाकिस्तान में उसको लिया जा सकता था बहुत सारे सॉन्ग्स को, और शायद फ्यूचर में लिया चलिए जाए। फिर गुनगुनाते हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हम्म, कोई इश्क नू रब आखे, कोई इश्क नू आखे राम, करे कमला चलाते, कर देवे इश्क बदनाम, चनावे मैं ते तेरियां मन मेरियां, छड़ यार जमाना जो भी कहंदा, चनावे मैं ते तेरियां मन मेरियां, छड़ यार जमाना जो भी कहंदा। क्या कहने, मैं कहती हूँ कमाल है। लेकिन ताहिर, मैं यहाँ पर आपको एक पहले बात बता रही हूँ, मोटरवे सुने बगैर मैं आपको जाने नहीं दूंगी। क्लोजिंग मोटरवे पर ही होगी। चलिए, बड़ी सॉफ्ट बातें तो हमने कर ली, लेकिन अगर पाकिस्तानी म्यूज़िक इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो तनकीदी नज़र भी फिर देखें ना, कुछ हार्श बातें भी हैं, हार्श रियलिटीज़ भी हैं, उनको तो एक्सपोज करना है। इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट की हम बात करते हैं, उसके लिए सबसे बड़ा चैलेंज पहले क्या था, आज क्या है, या सेम है? देखिए, पहले पीटीवी पे आते था कोई भी आर्टिस्ट, वो ज़रूर है पीटीवी की स्क्रूटनी ज़रूर होती थी कि वहाँ तक पहुँचना भी एक गेम थी, उसके भी स्टेप्स होते होंगे, लेकिन जो पीटीवी पे आ जाता था ना, अगले दिन पूरा पाकिस्तान उसको जानता था। किसी का अगर एक गाना आ गया ना पीटीवी पे, तो वो पूरा पाकिस्तान ने सुन लिया उसको। बड़ा प्लेटफॉर्म था। फिर उसके बाद फिल्म इंडस्ट्री आई या बॉलीवुड में जो चला गया, और वो बॉलीवुड से इतना बड़ा हो गया कि एक गाना भी अगर किसी का बॉलीवुड में आ गया वो सुपरस्टार हो गया। अभी रश है, और उस रश में ना जल्दी से बड़ा स्टार नहीं बनता। इतना ज़्यादा कंटेंट है, और वो ऐसे है, ऐसे फ्लिप हो जाता है सेकंड्स में। पीटीवी में आप यूँ तो नहीं कर सकते थे ना कि अगला करो। अगर किसी का सॉन्ग आ रहा है तो आप फैमिली में पूरा सॉन्ग सुनेंगे या तो टीवी बंद कर देंगे, आपके पास दूसरी कोई ऑप्शन नहीं थी। लेकिन अब ऑप्शन है। अभी किसी ने गाना स्टार्ट ही नहीं किया होता तो आपको अगर मज़ा नहीं आया तो आप अगली रील पे चले जाओगे। तो वो जितनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है ना एक्सप्लोर होने की, उतनी ही प्रोबेबिलिटी है स्किप होने की। अगर एक्सप्लोर की रेशो बढ़ गई है तो स्किप होने की रेशो भी बढ़ गई है। तो वो ठहरता नहीं, लोग अब ठहर के किसी को एक्सप्लोर नहीं करते उस तरीके से। बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेंट होगा ना तो वो रुकेंगे और फिर उसको देखेंगे, और फिर अच्छा लगेगा तो फिर शायद उसके यूट्यूब चैनल पे जाएं या उसको जाके सुने। लेकिन पहले ये होता था कि एक अगर आ गया है टीवी पे या फिल्म में गाना, कोई सिनेमा में बैठा है, कोई घर पे बैठा है, उसने एक दफ़ा पूरा गाना सुन लिया। अभी 60 सेकंड, 30 सेकंड, 15 सेकंड में आपने अपने आप को प्रूव करना है कि आप कितने टैलेंटेड हो। तो उसमें कंपटीशन भी बढ़ गया है, और चीज़ें आसान भी हुई हैं और चीज़ें मुश्किल भी हो गई। स्ट्रीमिंग और रॉयल्टीज़ की अगर हम बात करते हैं तो पाकिस्तान में ये सिस्टम फेयर आपको लगता है? मोर देन एनफ है? देखिए, स्ट्रीमिंग और रॉयल्टीज़ में जिसको तो सेंस है वो उसको बिल्कुल सही मिलती है, क्योंकि इसमें दो नंबरी नहीं हो सकती। ज़ाहिर है जो रिपोर्ट आनी है वो आपके सामने है। यूट्यूब से वैसे ही नहीं हो सकती, यूट्यूब की रिपोर्ट तो आपको पता है कि सबके सामने है। तो ये एक ऐसी चीज़ है कि जिसमें दो नंबरी के चांसेस कम होते हैं, बट अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट सही किया है। अगर एक बंदे को पता ही नहीं है, गाना उसका पैसे कोई और कमा रहा है, तो वो तो फिर उसकी गलती। एआई हर चीज़ में आ गई है। एआई जनरेटेड म्यूज़िक के बारे में आप क्या कमेंट करें? एआई जनरेटेड म्यूज़िक बहुत सारी जगहों पे हेल्प भी कर रहा है, लिरिक्स फ़ौरन से बहुत सारी चीज़। लेकिन अभी ज़ाहिर है ह्यूमन जिस तरह से कुछ चीज़ें हैं उसमें अभी एआई को थोड़ा सा टाइम लगेगा। एआई बहुत सारी चीज़ें आसान कर रहा है,
म्यूज़िक प्रोड्यूसर्स के लिए, जहाँ ट्रैक में 2-2 दिन लग जाते थे, वहाँ भी 1 घंटे में हो जाता है ट्रैक। तो देखें, टेक्नोलॉजी के दोनों पहलू होते, गुड एंड बैड। जो टेक्नोलॉजी का अच्छे वाला पहलू यूज़ करेगा वो आगे निकल जाएगा, और जो उसके अंदर से चीज़ें वो ढूंढता रह जाएगा वो पीछे रह जाएगा। तो मुझे लगता है कोई भी नई चीज़ आती है तो हमारा पहला फोकस ये होना चाहिए कि इसके प्लस पॉइंट्स क्या हैं और उसको यूज़ करके हमें आगे निकलना चाहिए। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, एक वर्ड अगर हम यूज़ करते हैं मरासी, ठीक है, आपने देखा है कि आज भी ये म्यूज़िक इंडस्ट्री को, सिंगर्स को मरासी क्यों कहा जाता है? ये स्टिग्मा क्यों नहीं ख़त्म होता? बेसिकली जो गाने बजाने वाले थे ना, एक तो इनकी फैमिलीज़ होती हैं, ज़ाहिर है, जैसे गवालिया घराना है या शाम चुरासी है, ये घराने, इनके बाप दादा परदादा पता नहीं कितनी नस्लों से ये लोग गाते हैं, गाते बजाते हैं। तो उसमें बहुत सारी फैमिलीज़ थीं, उसमें मरासी भी थे, भांड भी थे, फलाने भी थे। पंजाब में ये मरासी गाली कब बना, इसकी हिस्ट्री देखनी पड़ेगी। अगर एक बंदा गाना बजाने वाला है तो उसको मरासी को नफ़रत से, क्योंकि गाने वालों की तो इज़्ज़त करते हैं सब, हम भी करते हैं। अब मैं एक अलग फैमिली से हूँ, मेरे तो दूर दूर तक किसी ने हारमोनियम भी नहीं देखा हुआ था मेरी फैमिली में से। देखते थे, अगर कभी देख लें तो खुश रहते थे, यार वहाँ हारमोनियम पड़ा हुआ था, तो खुश रहते थे। हम बहुत सारे लोग, आपको पता है कि फैमिलीज़ तो 10 होंगी पूरे पाकिस्तान में, 20 होंगी, इससे ज़्यादा तो फैमिलीज़ नहीं है ना जो असली मरासी हैं। वो 10 फैमिलीज़ होंगी, 20 फैमिलीज़। आप यानी इसको गाली नहीं समझते? नहीं, गाली देखें, गाली क्यों बनी? क्या कुछ ऐसी आदत थी इन लोगों की, या कुछ ऐसी मॉरल वैल्यूज़ की कमी थी जिसकी वजह से लोग कहते थे यार ये तो मरासी है? क्यों क्यों कहा? इसके ऊपर रिसर्च होनी चाहिए कि ये कब, किस लम्हे, किसने इसको गाली बनाया। हाँ, बिल्कुल होना चाहिए। देखें, जब पहली दफ़ा किसी ने किसी को मरासी कह के हकारत की नज़र से देखा तो उसने ऐसी क्या हरकत की थी कि उसने कहा यार ये तो मरासी है, इसको छोड़ो यार? क्यों क्यों कहा? कोई तो बात होगी, कोई वजह है, या तो कुछ मॉरल वैल्यूज़ ऐसी होंगी। क्योंकि देखें, हमारे यहाँ बहुत सारे पंजाब की अलग अलग रिवायात हैं, बहुत सारी चीज़ें जिनकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए उसकी हम रिस्पेक्ट नहीं करते। अब जैसे कमी है, कहते यार ये तो कमी है, कमी कमीन है। अभी वो कमी बेसिकली दुनिया के सबसे टॉप 5 बिजनेसेस करते हैं। फॉर एग्जांपल, लेदर का बिज़नेस है तो दुनिया का टॉप बिज़नेस है, फर्नीचर का बिज़नेस है तो दुनिया का टॉप बिज़नेस है, या अगर कंस्ट्रक्शन का बिज़नेस है, यही लोग हैं ना जो गांव देहातों में यही काम करते हैं। तो वो शूज़ का बिज़नेस है तो अब प्राडा के शूज़ 8-8 10-10 लाख के शूज़ हैं। तो कहने का मकसद, शहरों में वही लोग इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं और गांव में वही लोग जो हैं वो कमी होते हैं। तो ये इंडस्ट्रियलिस्ट और ये क्यों, ये डिफरेंस क्यों है? तो बेसिकली इस पे एक अलग से बहस बनती है कि आप इनको इनके काम की वजह से ये लक़ब दे रहे हैं, एक गाने वाले को सिर्फ इस वजह से मरासी कह रहे हैं कि वो गाना गाता है, या कोई और वजह है? क्योंकि बहुत सारे लोग आके ये कहते हैं कि यार ये लोगों ने गाने वालों को मरासी क्यों कहते हैं। कहें वो मतलब वो तो ओन करते हैं इस चीज़ को, और अगर आप किसी को कहें कि आप मरासी तो वो रिस्पेक्ट फील करता है, क्योंकि उसको लगता है कि यार ये बेसिकली मेरे काम, हाँ, तारीफ़ कर रहा है। बल्कि जो नहीं होते ना मरासी, उसको वो कहते हैं अताई है ये, मतलब ये इसको काम का पता नहीं है। तो वो तो उनके लिए तो एक एजाज़ है ये बात। लेकिन ये गाली क्यों बना और इसको गाली क्यों बनाया गया, उसके पीछे जो वजह है वो एक अलग बहस है, और उसका मुझे भी नहीं पता, और मैं भी उस पर पढ़ूँगा, ज़ाहिर है, तो उस पर अलग से पॉडकास्ट हो सकता है। कि आर्ट पूरी दुनिया में ना सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट आर्टिस्ट की होती है। वेस्ट में कॉमेडियन पहले नंबर पे होता है, पाकिस्तान में होती है? पाकिस्तान में भी होती है जब आप एक अच्छे आर्टिस्ट हो। पाकिस्तान में सिर्फ अमीर की इज्जत होती है, वो किसी भी फील्ड में हो। वो सुई बनाता बात तो सच है, मगर बात है बस रिस्वाई ये है, की। अगर आर्टिस्ट बड़ा होगा तो वो आर्टिस्ट है, लेकिन अगर छोटा होगा तो वो फिर मरासी है। अच्छा ताहिर, ये बताएं कि अक्सर देखें सोशल मीडिया पे ना कुछ ऐसे क्लिप्स आ रहे होते हैं कुछ सिंगर्स के, या कि हम तो ये नहीं खाते, हम ये नहीं खाते, गला ना ख़राब हो जाए, ये ना हो जाए, हम तो बड़ा मतलब हमने आज तक कभी आइसक्रीम नहीं खाई, कभी ये नहीं वो नहीं। आप इन चीज़ों पे बिलीव करते हैं, या आप कैसे लेके चलते हैं? इन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। ठंडी चीज़ें आप खाएंगे तो ज़ाहिर आपका गला बैठ जाएगा। ठंडा पानी भी पिएंगे ना आप तो उसका असर होता है गले पे। गला जो है ना, अब जैसे फॉर एग्जांपल अभी आप मुझे कहेंगे ना कुछ सुनाओ,
तो मेरे गले से वो आवाज़ नहीं निकलेगी जो कॉन्सर्ट में निकलती है। उसकी वजह है, गले को गाने के लिए पहले इसको थोड़ा गर्म करना पड़ता है। मैं आवाज़ 10 15 20 मिनट लगाऊंगा ना, थोड़ी सी रिहर्सल करूंगा, रियाज करूंगा, तो फिर ये वार्म होंगी मेरी नर्व्स, फिर मेरे थ्रो वो निकलेगा। अभी बैठा बैठा मैं ऊंचा गाऊंगा, मेरी आवाज़ नहीं निकलेगी। तो कई दफ़ा हम सिंगर्स को कह देते हैं यार कुछ सुनाओ ना, तो कहते हैं यार ये मज़ा क्यों नहीं आ रहा। वो मज़ा इसलिए नहीं आ रहा, उसको टाइम चाहिए, मतलब इसको वार्म अप का टाइम चाहिए। जब ये वार्म अप होगा फिर आप कहें 3 घंटे भी सिंगर गाता रहेगा। ताहिर, एक और चीज़ मेरे जहन में भी आई है कि जब आप कॉन्सर्ट्स करते हैं, एक सर्टेन अमाउंट होती है, आप चार्ज करते हैं, ठीक है, तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जो कहते हैं यार आ जाओ परफॉर्म कर दो। उसको कैसे कहते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं, फिर उनको समझाते हैं यार देखो हमने भी तो इतनी करोड़ों की इन्वेस्टमेंट की है, हमने गाना बनाया, लिखा, वीडियो बनाया, फिर जाहिर है जैसे हर फील्ड में अब ये होटल बनाया किसी ने या कोई भी चीज़, तो अब वो रूम फ्री में देगा नहीं देगा ना, इन्वेस्टमेंट हुई है। तो हमारा टाइम इन्वेस्ट होता है, लाइफ इन्वेस्टमेंट होती है, आप पूरी ज़िंदगी आपने दे दी है काम। तो जो लोग नाराज़ होते थे हैं उनको समझना चाहिए कि यार ये इस बंदे का काम है, और अगर ये सर्विस भी फ्री में देगा तो फिर ये कमाएगा कहाँ से, खाएगा कहाँ से। रैपिड फायर के जाने पड़ेंगे, सवाल करूंगी, फ़ौरन जवाब देना जो आपके जहन में आए। एक लफ्ज़ में ताहिर अब्बास। एक इंसान। फनकार, कारकुन या टीचर, सबसे ज़्यादा कौन सा किरदार अच्छा लगा? टीचर का किरदार अच्छा लगा। पाकिस्तान की म्यूज़िक इंडस्ट्री, एक जुमला। ग्रोइंग। कोक स्टूडियो, एक लफ्ज़। गुड प्लेटफॉर्म। अगर एक गाना डिलीट कर सकें, कोई ऐसा गाना है? नहीं। लुडन या लाहौर, दिल कहाँ लगता है? दोनों जगह। मन मेरिया। मन मेरियाँ तो लव है। सबसे फेवरेट सॉन्ग, सबसे फेवरेट तब से आज तक का? मन मेरियाँ कह लें। आपका करंट मिशन क्या है? कुछ अच्छा बनाना लोगों के लिए, जो उनको अच्छा लगे म्यूज़िक। गुफ्तगू वालों के लिए एक पैगाम। बस गुफ्तगू वालों के लिए यही है कि अच्छे अच्छे गेस्ट बुलाएं और उनसे अच्छे अच्छे क्वेश्चन। और व्यूवर्स के लिए? व्यूवर्स के लिए ये है कि पॉजिटिव रहें, मेहनत करते रहें। बहुत सारे हार्डशिप्स आती हैं, बहुत सारी मुश्किलात आती हैं, और कई दफ़ा आप फेड अप हो जाएंगे, लेकिन आपने हिम्मत नहीं हारनी और आप लगे रहोगे तो सब कुछ हो जाएगा। कोई ऐसा इंडियन सिंगर जिसने आपको जब अप्रिशिएट किया हो पंजाबी इंडस्ट्री से, तो आपने कहा वाओ मेहनत पूरी हो गई है? कैलाश खेर साहब ने, मैंने सैयां गाया था, उन्होंने मुझे मैसेज किया आप सलामत रहें, खुश रहें। मुझे बहुत खुशी हुई, इवन मैंने स्क्रीनशॉट लेके स्टोरी भी लगाई उसकी, तो खुशी हुई। मोटरवे। मर के भी मैं ढोला, ना तेरा कोई नुकसान करा, तेरे पिंड दियां कच्चियां सड़कां तू मैं मोटरवे कुर्बान करा। मर के भी मैं ढोला, ना तेरा कोई नुकसान करा, तेरे पिंड दियां कच्चियां सड़कां तू मैं मोटरवे कुर्बान करा। तो नाज़रीन, आज आपने गुफ्तगू सुनी ताहिर अब्बास की, जो एक बेहतरीन फ़नकार हैं और बहुत ज़्यादा डाउन टू अर्थ हैं, और जितनी इन्होंने मुफीद बातें की हैं, जो पैगामात दी हैं, और स्पेशली 0% एटीट्यूड है, तो लिटरली हैट्स ऑफ टू यू। ऐसे ही होना चाहिए सुपरस्टार्स को। तो नाज़रीन, आपसे मुलाकात होगी एक नई गुफ्तगू में, एक नई शख्सियत के साथ। अल्लाह ने के बाद।